हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे टेंस, और इसके पहले वाले क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, दैट मीन्स एक सेंटेंस कैसे बना होता है। तो उसके अंदर मैंने बताया था कि मेनली आपको मिलेगा सब्जेक्ट, फिर मिलेगा वर्ब, फिर मिलेगा ऑब्जेक्ट। फिर हम लोगों ने बात की थी ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट आपको दो प्रकार से दिखाई देंगे, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है वो भी मैंने बताया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है वो भी मैंने बताया। फिर मैंने ये बताया कि देखो ऑब्जेक्ट के होने या ना होने के आधार पर वर्ब भी दो प्रकार के होते हैं। होगा अगर ऑब्जेक्ट तो क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। अगर एक ऐसा वर्ब है जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट मीन्स इनट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ये सभी बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में कर ली थी। मैं चाहूँगा एक बार 5 मिनट के अंदर रिकैप करूँ, फिर कहानी को आगे बढ़ाऊँ। तो मेनली जो बातें की गई थी, सबसे पहली बात सब्जेक्ट की बात हुई थी। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्ता होता है ना। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जिसके बारे में बात कही गई हो। तो ये कौन है, जिसके बारे में बात कही गई हो, इसके बारे में बात कही गई हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। वर्ब क्या होता है, तो वर्ब होता है क्रिया, क्रिया यानी काम। और मिली काम का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो सब्जेक्ट करता हो, यानी सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है या सब्जेक्ट का जो काम है, जो काम है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। मेनली अगर हम बात करें तो वर्ब जो है वो मेनली दो प्रकार से आपको मिलेगा। ठीक है, कितने प्रकार से, दो प्रकार से। एक होगा ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा होगा इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। मतलब समझिएगा, सकर्मक क्रिया मतलब ऐसा काम जिसका इफेक्ट किसी दूसरे पे पड़ रहा हो। ठीक है ना, यानी सब्जेक्ट काम कर रहा है तो उसका इफेक्ट किसी दूसरे पर पड़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। यानी ऐसा काम जिसमें सब्जेक्ट, ऐसा काम जिसमें इफेक्ट किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन पर पड़ रहा हो। ऐसा काम जिसमें इफेक्ट किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन पर पड़ रहा हो। ठीक है, या सब्जेक्ट का ऐसा काम से लिख दो बस, सब्जेक्ट का ऐसा काम जिसमें इफेक्ट किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन पर पड़ रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। और इनट्रांजिटिव वर्ब मतलब सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का इफेक्ट किसी दूसरे पर नहीं पड़ रहा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे ही हम लोग अकर्मक क्रिया बोलेंगे। इसके लिए मैंने बताया था कि आप देखोगे तो स्लिप हो गया, रन हो गया, जंप हो गया, स्माइल हो गया, रेस्ट हो गया। ठीक है, ये सब के सब क्या है, एग्जाम्पल है इनट्रांजिटिव वर्ब के। यस और नो, इनके साथ क्या होता है, इनके साथ कभी भी क्या नहीं होगा, इफेक्ट जैसा ऑप्शन नहीं आएगा। इफेक्ट नहीं आने का मतलब सब्जेक्ट काम करेगा लेकिन इसका इफेक्ट किसी दूसरे पे नहीं पड़ेगा। अब दूसरा कौन, ऑब्जेक्ट। कौन है वो, ऑब्जेक्ट। तो ध्यान देना, कहानी में फिर किसकी एंट्री होती है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कर्म। तो कर्म क्या होता है, तो सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का इफेक्ट जिस नाउन या प्रोनाउन पर पड़ता है, क्या कहते हैं उसे ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, आप समझ पा रहे हैं। ऑब्जेक्ट मतलब
वो शब्द जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, किसके द्वारा किए गए काम के, सब्जेक्ट के किए गए काम का। अब ये ऑब्जेक्ट भी कितने प्रकार का, 2 प्रकार का है ना। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष कर्म, और इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर्म। प्रत्यक्ष कर्म में क्या होगा, प्रभाव डायरेक्टली पड़ेगा, प्रभाव डायरेक्टली पड़ेगा। और इसमें प्रभाव इनडायरेक्टली पड़ेगा। इनडायरेक्टली पड़ेगा, ठीक है। कहानी में और समझते हैं, मतलब मेनली कैसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानेंगे। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने का मैंने तरीका क्या बताया है आपको। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या पूछना है, वर्ब से पूछिए, वर्ब से पूछो क्या, वर्ब से क्या पूछो, वर्ब से पूछो क्या, यानी क्या कर रहे हो। तो क्या का आंसर जो मिलेगा वही क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या वर्ब से पूछना है, वर्ब से पूछो क्या, पूछो भैया किसे, वर्ब से पूछो किसे, किसे। तो किसे जब पूछोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या मतलब व्हाट, आपको आंसर क्वेश्चन क्या करना है, व्हाट का, और इसके लिए आपको किसका आंसर क्वेश्चन करना है, हुम। हुम मतलब किसे। क्लियर है, यस आर नो, ठीक। तो ये सभी बातें हम लोगों ने पिछले क्लासेस के अंदर की थी, और इस पे बेस्ड हम लोगों ने क्या किए थे, कुछ क्वेश्चन भी देखे थे, और उसके बाद HW भी आपको दिया गया था, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, उस HW को एक बार पुनः सॉल्व करूँगा ताकि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो चलिए हम पहले वो HW देखते हैं। अगर हम SW की बात करें तो सबसे पहला क्या था भैया, मतलब 5 क्वेश्चन थे आपके पास, 5 प्रश्न दीजिए हमको। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न था, मोहन बाजार से सब्जियां लाता है, सब्जियां लाता है, मोहन बाजार से सब्जियां लाता है। अब सबसे पहला काम ये होता है कि हम क्या ढूंढें, या तो सब्जेक्ट या तो वर्ब। अगर वर्ब मिल जाता है तो भी ठीक, अगर सब्जेक्ट मिल जाता है तो भी ठीक। तो पहले केस में मैं मान लेता हूँ कि मुझे वर्ब मिल रहा है, तो वर्ब मिल रहा है, तो वर्ब ये रहा ना भाई, वर्ब मतलब काम। क्या काम हो रहा है इसमें, मोहन बाजार से सब्जियां लाता है, लाने का काम कर रहा है ना, यही क्या हो गया मेरा वर्ब। अब इस वर्ब से 3 प्रश्न पूछना है आपको। पहला प्रश्न, ये लाने का काम कर कौन रहा है, कौन कर रहा है, तो आंसर मिलेगा मोहन। ये कौन कर रहा है, मोहन, तो मोहन इज अ सब्जेक्ट। क्लियर है, मोहन सब्जेक्ट बन गया। अच्छा, क्या ला रहा है भाई, मतलब क्या, व्हाट, तो आंसर मिला सब्जियां, ठीक है ना। क्या ला रहा है, सब्जियां। अच्छा, किसके लिए ला रहा है या किसे ला रहा है, किसे का आंसर कुछ मिल रहा है, किसके लिए ला रहा है भाई, क्या का तो आंसर मिल गया अभी हमको। अब किसके लिए कोई आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, खत्म, उनका आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो देखो क्या का आंसर मिला, क्या का आंसर जो मिला वो सब्जियां है ना, सब्जियां, इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बन गया ये, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो इस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर है कैसे काम करना है। अच्छा, सपोज कर लेता हूँ, इसको आप समझ गए होंगे। सपोज कर लेता हूँ कि मुझे सब्जेक्ट, मुझे वर्ब नहीं पहले मिल रहा है, पहले क्या मिल जा रहा है मुझे, सब्जेक्ट। जैसे मुझे पता है कि मोहन ही सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट मिल गया। अब सब्जेक्ट से पूछो ना, देखो जब सब्जेक्ट मिल जाएगा तो वर्ब ढूंढना, वर्ब मिलेगा पहले सब्जेक्ट ढूंढना। वैसे ही सब्जेक्ट मिल जाए तो वर्ब, सब्जेक्ट मिल गया तो सब्जेक्ट से पूछो कौन, क्या बोलते हैं, मोहन है ना, मोहन सब्जेक्ट है, तो क्या कर रहे हो मोहन, मोहन क्या कर रहे हो, मोहन का एक्शन पूछो, क्या कर रहे हो, तो आंसर देगा ला रहा हूँ। यस नो, क्या आंसर देगा ये, क्या कर रहे हो मैंने पूछा तो क्या मिला, लाता है, यानी ला रहा हूँ। दैट मीन्स यही क्या मिल जाएगा आपको, यही मिल गया आपको वर्ब। तो व्हाट इज वर्ब, जब तुम सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछोगे क्या कर रहे हो, तो आंसर देगा जो, वही क्या बन जाएगा, वर्ब। अब फिर वर्ब से क्या पूछोगे, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बाकी
इनडायरेक्ट या अदर वर्ड। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर। सेकेंड वाले पे आते हैं। श्याम अपनी दुकान उसे बेचता है। श्याम अपनी दुकान उसे बेचता है। ठीक है, वर्ब क्या है इसमें, काम क्या हो रहा है, बेचने का, तो बेचना क्या हो गया, वर्ब, क्या हो गया, वर्ब। अब इससे पूछो क्या बेचते हो, वर्ब से मैंने पूछा, अच्छा पहले कौन बेच रहा है, श्याम, तो श्याम क्या हो गया, सब्जेक्ट। कौन, जब वर्ब से मैंने कौन पूछा तो आंसर में मिलता है मुझे सब्जेक्ट। हु का आंसर करने पे जो सॉरी हु का आंसर जो मिलता है वही सब्जेक्ट। अच्छा किसे बेचते हो, नहीं सर सबसे पहले क्या पूछो ना, क्या बेचते हो, तो अपनी दुकान, तो अपनी दुकान क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब वाट प्रश्न करूंगा तो क्या मिलेगा, जैसे हु पे सब्जेक्ट तो वाट पे क्या मिलेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर इससे और क्वेश्चन पूछो, किसे बेचते हो, हुम का क्वेश्चन करो तो ये आंसर देगा उसे बेचता हूँ, तो ये क्या बन गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मिल गया, कैसे काम करना है समझ में आ रहा है, हाँ यार। अच्छा यहाँ पे बेचना कैसी क्रिया होगी, ट्रांजिटिव होगी कि इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना, क्या ऑब्जेक्ट मिला है कि नहीं मिला है, यानी जब हम ऐसे मतलब जब कोई काम है वर्ब है उससे अगर मैं क्या और किसे का आंसर करूं और मुझे आंसर मिल रहा है, मतलब क्या और किसे का क्वेश्चन करूं और आंसर मुझे मिल रहा है, तो इस कंडीशन में ये वर्ब भी क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। क्लियर है, मैंने इससे पूछा क्या तो आंसर दिया ना इसने, किसे पूछा तो भी आंसर दिया, इन दोनों में से कोई भी आंसर यदि दे रहा है तो इसका मतलब इसके पास ऑब्जेक्ट है, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऐसी क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। यानी बेचना, बेचने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल, है ना। ऐसे ही लाना, तो ये क्या है, ब्रिंग। अच्छा ये बताओ ब्रिंग ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है सर, यहाँ भी क्या है इसके पास ऑब्जेक्ट है, जब मैं इसे क्या और किसे का क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आंसर दे रहा है। क्लियर है, बिल्कुल। तो वर्ब भी क्लियर होना चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी समझ में आना चाहिए, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों से मैंने बहुत कुछ क्लियर कर दिया, बाकी के भी प्रश्न देख लीजिए ताकि ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जैसे हमारे पास है तीसरा प्रश्न, मोहन कल से सो रहा है। मोहन कल से सो रहा है, मोहन कल से सो रहा है, सबसे पहला काम तो ये देखो काम क्या कर रहा है, सोने का, तो सोने का काम है ये, तो वर्ब हो गया यही। अब कौन कर रहा है भैया, कौन, तो कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है, तो मोहन क्या बन गया अपना सब्जेक्ट। ठीक, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब सो रहा है तो क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है, क्या का आंसर है हमारे पास यहाँ पे, कौन का तो आंसर मिला मोहन, लेकिन क्या का आंसर नहीं मिला। किसे सो रहा है, मिला आंसर, नहीं, तो दोनों का आंसर नहीं है, देयर आर नो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये कैसा वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। इसका मतलब क्या है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसके पास ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। और ऐसे भी हम लोगों ने समझाया कि स्लिप मतलब सोना, और सोना वैसे भी क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर है, यस और नो। तो इसका मतलब ये क्या है सर, इट इज अ अदर वर्ड, अन्य शब्दों के रूप में इसको रखा जाएगा। ठीक है, ठीक। चौथे नंबर पे आएंगे तो लिखा है राहुल मैदान में कूद रहा है। राहुल मैदान में कूद रहा है, कूद रहा है। ठीक है, तो राहुल मैदान में कूद रहा है, मेनली समझेंगे तो क्या कर रहा है, कूद रहा है, जंप कर रहा है, तो जंप क्या हो गया, वर्ब हो गया, हाँ या ना। अच्छा कौन, कौन भाई, कौन का आंसर मिल रहा है, यस सर, राहुल कूद रहा है, तो राहुल मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्या कूद रहा है सर, कुछ भी आंसर नहीं, क्या कूद रहा है, क्या यहाँ पे कोई आंसर है, नहीं है, तो क्या का आंसर नहीं मिला। किसे कूद रहा है, नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये कैसा हो गया, कैसा वर्ब है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, यानी इसके पास क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, अदर वर्ड है। क्लियर है, बिल्कुल ऐसे ही। और एक बार देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, एक लास्ट और बचा है, इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास है पापा स्कूल में अंग्रेजी पढ़ा चुके थे। पापा स्कूल में
स्कूल में अंग्रेजी पढ़ा चुके थे। पापा स्कूल में अंग्रेजी पढ़ा चुके थे। अब देखा जाए, बिल्कुल क्या कर चुके थे पापा भाई? पापा पढ़ा चुके थे, यानी पढ़ाना, पढ़ाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीच। क्या बोलते हैं? टीच। टीच मतलब पढ़ाना। ये वर्ब हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, कौन पढ़ा चुका था? पापा पढ़ा चुके थे, तो पापा मेरे सब्जेक्ट हो गए। यस सर नो? तो हु का आंसर तो मिल गया ना। अब इससे पूछो क्या पढ़ा चुके थे? अंग्रेजी पढ़ा चुके थे। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे पढ़ा चुके थे? सर किसे का आंसर नहीं है यहाँ पे। किसे का आंसर है? नहीं। तो इसका मतलब स्कूल में क्या बन जाएगा? अदर वर्ड। और ये अंग्रेजी क्या बन गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है कि नहीं है? आई होप समझ में आ गया होगा। तो कैसे ढूंढना एक सेंटेंस के अंदर कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है, आपको समझ में आ गया? ठीक, वेरी गुड। चलिए तब तक मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर आगे के कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या देखेंगे? तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया भाई? हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया। मेनली अगर हमारे पास कोई भी बात आ गई, बात मतलब सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस आ गया, तो हम क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये देखते हैं। तो मेनली हम सबसे पहला आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा टेंस है ये। यस आर नो? दूसरा क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? टेंस का कौन सा टाइप है। कैसा नो? मतलब उन चारों में से, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ये इंडेफिनिट है, कि कॉन्टिन्यूअस है, कि परफेक्ट है, कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ये हम बता सकते हैं। यानी टेंस में कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, और उनमें से भी कौन सा है ये भी बता सकते हैं। फिर ये भी बता सकते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। यस और नो? टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का टाइप क्या है ये भी हम बता सकते हैं कि किस प्रकार का सेंटेंस, किस प्रकार का वाक्य है। ओके, उसके अलावा क्या बता सकते हैं? इसके अलावा हम ये बता सकते हैं कि सेंटेंस के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। हाँ या ना? कंपोनेंट ऑफ सेंटेंस। कंपोनेंट ऑफ सेंटेंस मतलब कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं? तो अब एक सेंटेंस देगा तो हम बहुत कुछ बता सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने और क्या सीख लिया? इसके अलावा हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस भी सीख लिया है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस मतलब कि अगर मुझे मिल जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई एक सेंटेंस, या पास्ट इंडेफिनिट में मिल गया, या फ्यूचर कंटिन्यूअस, कहीं से भी एक सेंटेंस मिल गया, तो उस सेंटेंस को कैसे हम दूसरे सेंटेंस में चेंज करेंगे, कैसे हम दूसरे टेंस में चेंज करेंगे, ये हम लोगों ने सीखा है कि नहीं सीखा है? हाँ या ना? जैसे मैं अगर यहाँ पे दे दूँ कि मैं उसकी किताब पढ़ रहा हूँ, मेरे पास है एक सेंटेंस। अब इस सेंटेंस से हम कितने सेंटेंसेस बना सकते हैं बताइए? इस सेंटेंस के साथ साथ क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले इसका टेंस पहचान सकते हैं। बिल्कुल सर, लास्ट में है तो इसका मतलब ये क्या है? प्रेजेंट है। रहा लास्ट में आ गया तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस, कोई दुविधा नहीं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, खत्म। यानी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन सा सेंटेंस है भाई? सेंटेंस बता दीजिए सर। अच्छी बातें लिखी गई हैं, दैट मीन्स क्या है यहाँ पे? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। यस और नो? अफर्मेटिव सेंटेंस है, कोई दुविधा नहीं। अच्छा, इसके कंपोनेंट बताइए। सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट बताइए। सब्जेक्ट है मैं यानी आई होगा। ऑब्जेक्ट बताइए, सॉरी वर्ब बताइए। वर्ब क्या है? पढ़ रहा हूँ, है ना? तो पढ़ना इसमें क्या हो गया? रीड हो गया कि नहीं हो गया? पढ़ रहा हूँ पूरा लिखिए, या यहाँ पे लाके केवल पढ़ना लिखिए अभी फिलहाल में। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे फिर उसके बाद क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? तो ऑब्जेक्ट तो दो होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना? तो इसमें किसका आंसर मिल रहा है सर? इनडायरेक्ट का आंसर मिल रहा है। क्या नहीं पढ़ रहा हूँ कि किसे का आंसर मिल रहा है? चलो सही से बताओ, किसे पढ़ रहा हूँ? किताब पढ़ रहा हूँ। लेकिन सर ये किताब के साथ उसकी भी डाल दिया है, तो एक्चुअल में क्या है? आपने जो बोला अभी जस्ट सही है। यहाँ पे क्या का आंसर मिल रहा है? क्या पढ़ रहा हूँ? उसकी किताब। समझ में आ रहा है ना? तो ऑब्जेक्ट क्या है? उसकी किताब। घबराइए मत, थोड़ा बहुत कंफ्यूज होने से टेंशन नहीं लिया जाता है। हिज बुक मिल गया, हाँ या ना?
तो 3 तो कर ही लिया, 3 नहीं 4 कर लिया। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से स्टार्ट होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस मतलब बदलना है मुझे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, अगर मैं इसको चाहूँ तो पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज कर सकता हूँ। ऐसे ही अफर्मेटिव में है, निगेटिव में कर सकता हूँ, इंट्रोगेटिव में कर सकता हूँ, हाँ या ना? बिल्कुल। तो अगर मैं इससे बनाना चाहूँ तो कितने बना सकता हूँ? एक से टोटल कितने सेंटेंसेस तैयार कर सकता हूँ? कितने? देखिए एक से आपको मिलेंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इससे 6 मिलेंगे आपको, 6 मिलेंगे सेंटेंस, 6 मिलेंगे। फिर अगले टेंस में चला जाऊंगा, वहाँ से भी 6 मिलेंगे। फिर एक और टेंस में चेंज कर, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट में जाऊंगा, वहाँ भी 6, फ्यूचर कंटिन्यूअस में गया, वहाँ भी 6, 18 हो गए। फिर उसके बाद परफेक्ट में चला जाऊंगा, परफेक्ट में चला गया तो फिर कितने मिल जाएंगे? फिर 18 मिल जाएंगे। फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस ले लिया, फिर कितने मिल गए? 18, 18 तो यहाँ टोटल कितने हो गए? 54, और इंडेफिनिट बना दिया तो 72। यानी एक सेंटेंस से हम कितने सेंटेंसेस ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? 72, ठीक है ना? तो 72 सेंटेंसेस भी ट्रांसफॉर्म करने हमको आ गए हैं, ठीक है ना? कैन बी ट्रांसफॉर्म, ठीक। अब क्या किया जाए भाई? ये सब तो हम लोगों ने सीख लिया सर, आ चुकी है हमारे पास बहुत सारी शक्तियाँ। अब क्या किया जाए? तो अब समय आ चुका है कि हम स्टार्ट करें इंग्लिश ट्रांसलेशन की। ये सब बेसिक्स थे अभी, अब ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। तो मेनली हम लोगों ने ये सीख लिया कि मेनली यार एक सेंटेंस के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं? 4 ही 5 तो कंपोनेंट हो रहे हैं। एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, 3 ही तो नज़र आ रहे हैं, यस आर नो? तो फिर क्या करते हैं भाई? फिर हम आसानी से कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? अब हमको हिंदी देगा, हिंदी के अंदर कंपोनेंट उठाएंगे और ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है? तो मेनली इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए सेंटेंस का जो फॉर्मेट है, सेंटेंस का फॉर्मेट वो कैसा होता है? तो इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है कि अगर तुम अफर्मेटिव सेंटेंस ले रहे हो, कौन सा? अफर्मेटिव। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव। ध्यान देना, ये समझ लिया तो लाइफ एकदम इजी होने वाली है। अफर्मेटिव ले रहे हो तो मेनली तुमको क्या रखना पड़ेगा? सब्जेक्ट। क्या रखना पड़ेगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब रखना पड़ेगा। अब सर ये क्या है? अभी तो आपने सिखाया ही नहीं हेल्पिंग वर्ब। हाँ, इंग्लिश रिक्वायर करता है, मतलब इंग्लिश मांगता है किस चीज़ को? हेल्पिंग वर्ब को। यहाँ पे जैसे लिखा होगा आपको पढ़ रहा हूँ, हाँ या ना? तो यहाँ पर रहा हूँ आया, फिर यहीं पे कभी अगले सेंटेंस में मिलेगा आपको पढ़ चुका हूँ, मिला ना? तो एक्चुअल में जो काम हो रहा है उसका स्टेटस कैसा है, कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, ये कौन बताएगा? वो बताएगा हेल्पिंग वर्ब। आयो समझ में? तो हेल्पिंग वर्ब की वजह से हम ये पता कर पाएंगे कि वो किस स्टेटस को दिखा रहा है, काम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है? तो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या यूज करते हैं हम लोग? वर्ब। क्या यूज करते हैं? वर्ब। और देखना, वर्ब के बाद कौन सा ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। ये एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है आपका। समझ में आ गया? कहाँ से मैं लेके आ रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? सब्जेक्ट क्या होता है समझ में आ रहा है? वर्ब क्या होता है समझ में आ रहा है? इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और अदर वर्ड। तो मेनली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ रहा होगा, वर्ब समझ में आ रहा होगा, सब्जेक्ट समझ में आ रहा होगा। हेल्पिंग वर्ब देखिए सबका अलग अलग होता है, तो हेल्पिंग वर्ब तो मैं लिखवाऊंगा मेनली, उसको याद करना पड़ेगा, लेकिन बाकी चीज़ें तो आप समझ लेंगे ना। अगर आपको एक हिंदी सेंटेंस देगा तो उसका सबसे पहले क्या उठा के रख दो? सब्जेक्ट। जैसे मैं एक नॉर्मल स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, जैसे राहुल 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 पप्पू को बैट दे रहा है। पप्पू को बैट दे रहा है, ठीक है? राहुल पप्पू को बैट दे रहा है। सबसे पहले बताओ सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट ये है, पहले हम आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। वर्ब क्या है? देना, तो ये वर्ब हो जाएगा, ठीक है? फिर क्या दे रहा है? बैट, तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दे रहा है? पप्पू को, तो ये क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? पहले थोड़ा सा समझेंगे, सॉरी। यहाँ पे पहले हमको क्या रखना होगा? हमको रखना होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर किसको रखना है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है? ऐसे करना है। क्लियर?
तो चलो ध्यान से समझते हैं। मेनली सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राहुल। ये कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब। तो अब इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे वो हम लोग बाद में ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हेल्पिंग वर्ब किसका किसका क्या क्या लगता है वो कल के डेट में स्ट्रक्चर लिखवाया जाएगा, सब खत्म। फिर यहाँ पे वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के यहाँ पे वर्ब भी रहता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब क्या है मेरा, देना। मेनली वर्ब क्या दे रहा है, दैट मीन्स देना। और देने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, गिव होता है कि नहीं होता है, गिव होता है। और जब भी रहा लगा हो तो इसके साथ आप क्या लगा दीजिएगा, ING। आगे समझाया जाएगा क्यों आखिर ऐसा हुआ, तो गिविंग हो जाएगा। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, बैट है, तो लिखो बैट। फिर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट क्या है, को पप्पू, तो को पप्पू मतलब टू पप्पू, बन गया, हाँ या ना। इस चीज़ को मैं और आसानी से कर दूं कि देखो ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल क्या करो, सबसे पहले पहले वाले को लिख लो, सब्जेक्ट को लिख दो, फिर कहाँ चले जाओ, लास्ट में। क्या करो, लास्ट में। लास्ट में सबसे पहले क्या करो, लास्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगा देना, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब लगा देना, फिर ऐसे लास्ट से कहाँ पे चले आओ, शुरू में, खत्म। सेंटेंस ऐसे बनते जाएगा। देखो राहुल, राहुल चला गया, दे रहा है, गिविंग, बैट, बैट, को, टू, पप्पू, पप्पू। हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आया। सबसे पहले पहले को लिख दो, फिर चले जाओ लास्ट में, लास्ट से आगे आ जाओ, काम खत्म। बन गया कि नहीं बन गया। अगर ये याद नहीं है तो भी क्लियर, हाँ। तो तरीका मेरा यही रहेगा, इसको अगर आप पैटर्न, इस पैटर्न को पकड़ लोगे काम बन जाएगा, ठीक है। अब सपोज कर लो निगेटिव सेंटेंस आ गया। निगेटिव मतलब जिसमें नहीं की बात होती है, किसमें, जिसमें नहीं की बात होती है, उसको कैसे बनाएंगे। तो अगर निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और उसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट। मेनली फिर क्या लिखेंगे, वर्ब, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। क्लियर है कि नहीं है। तो निगेटिव के लिए ये फॉर्मेशन करना। इंट्रोगेटिव आ गया, तो इंट्रोगेटिव मेनली आपको दो तरीके से मिलेगा। इंट्रोगेटिव कितने टाइप से, दो। सबसे पहला यस नो टाइप से, सबसे पहला यस नो टाइप। तो अगर यस नो टाइप मिल रहा है तो कैसे करोगे आप, यस नो टाइप मिलेगा तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के कहाँ रख देना है, सब्जेक्ट के पहले। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ मैं समझा रहा हूँ, याद एक भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो सिर्फ आपको समझाया जा रहा है कि देखो हम लोगों ने जो पढ़ा है उसकी मदद से हम देखो ये जो तरीका बता रहे हैं, मतलब इंग्लिश जो चल रहा है या टेंस जो चलता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका फॉर्मेट ऐसे होता है, इस तरीके से बनता है। और हमको कुछ नहीं रटना पड़ेगा, आगे जाके हम डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी तो मैं जस्ट बता रहा हूँ कि हमने जो जो पढ़ा उसको हम कैसे दिखा सकते हैं, यानी इंग्लिश कैसे उस पर काम कर रहा है। अगर क्वेश्चन वर्ड वाला गया, यानी क्वेश्चन वर्ड टाइप का आ गया, क्वेश्चन वर्ड मतलब जिसमें क्वेश्चन वर्ड आता है, क्या, क्यों, कहाँ, ये सब आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड को ही लिख देंगे, फिर किसको लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को, किसको लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर किसको, सब्जेक्ट को, फिर किसको, वर्ब को, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। और ध्यान देना लास्ट में क्वेश्चन मार्क मत भूलना, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क रहेगा और यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस भी आएंगे, यानी जिसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और नहीं भी आएगा, ठीक है। तो उसको कैसे बनाना है वो देखिएगा, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आप फॉर्मेट आज सीख लोगे तो कल एक स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, गेम ओवर हो जाएगा उतने में। मात्र 2 दिन और क्लासेस चलेंगी जिसपे आपको टेंस का फॉर्मेट पूरा समझ में आएगा, बस आपको क्वेश्चन करना रहेगा। तो उसके बाद जितनी भी क्लासेस हम लोग लेंगे उसमें क्या कर रहेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस। क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पे अगला अगर हमारे पास क्या गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी दो, यस नो टाइप का होगा, एक होगा ना यस नो टाइप का। तो यस नो टाइप में क्या होगा भैया, फिर से हैस नो टाइप आ गया, हेल्पिंग वर्ब। देखो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले कौन आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, फिर क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखोगे, वर्ब। लेकिन ध्यान देना अभी नॉट भी आ गया होगा ना निगेटिव, तो इसलिए सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगा देंगे, नॉट, फिर वर्ब, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। बन गया। अगर ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन वर्ड टाइप आ गया, कौन सा वर्ड, क्वेश्चन वर्ड टाइप आ गया। तो क्वेश्चन वर्ड टाइप अगर आ गया हमारे पास तो क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, नॉट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड।
और देखो क्वेश्चन मार्क मत भूलना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? बिल्कुल। तो आई होप आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा कि बनाना कैसे। अब हमको एक हिंदी का सेंटेंस देगा, हम ढूंढ ढूंढ के कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। रटना कुछ भी नहीं है, रटना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तरीका बताया है आज। कल इसको और इजी करने का भी तरीका, मतलब जब बना रहे होंगे हम लोग तो सिंपल इसमें से एक भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़े बहुत पॉइंट्स आप यहाँ से थोड़े से याद कर लेंगे, उसके बाद सब अपने आप होता रहेगा। ठीक है? तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट मेरा समझ में आ गया होगा कि काम कैसे करना है। इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।